नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में हम भारत के भूगोल की एक शानदार यात्रा पर निकलने वाले हैं। हम शुरुआत करेंगे एक मैक्रो व्यू से, यानी भारत के वैश्विक निर्देशांकों से, और फिर जूम इन करते हुए जाएंगे यहाँ के विशाल और विविध भौतिक प्रदेशों तक। ऊंचे बर्फीले पहाड़ों से लेकर गहरे महासागरों तक ये देश सचमुच अपने आप में एक पूरी दुनिया समेटे हुए है। तो चलिए बिना किसी देरी के अपनी इस यात्रा को शुरू करते हैं। हमारी आज की इस चर्चा का रोड मैप कुछ ऐसा रहेगा। सबसे पहले हम भारत की भौगोलिक स्थिति देखेंगे, उसके बाद हिमालय और उत्तर के विशाल मैदानों का रुख करेंगे, फिर प्रायद्वीपीय पठार, भारतीय मरुस्थल और अंत में तटीय मैदानों और द्वीप समूहों को एक्सप्लोर करेंगे। तो चलिए पहले भाग से शुरू करते हैं, भारत की भौगोलिक स्थिति और इसका विस्तार। तो चलिए सबसे पहले जरा इस मैप पर नजर डालते हैं और इसे गहराई से समझते हैं। भारत पूरी तरह से उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में आता है। अगर हम इसके अक्षांशीय विस्तार यानी लैटिट्यूड की बात करें तो हमारी मुख्य भूमि 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक फैली है, और इसका देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच है। ये नंबर सिर्फ आंकड़े नहीं हैं, बल्कि ये साफ तौर पर बताते हैं कि एशिया के नक्शे पर हमारा भौगोलिक फैलाव कितना विशाल है। अब जब हम आकार की बात कर ही रहे हैं तो जरा स्क्रीन पर दिख रहे इस विशाल नंबर को देखिए, 32,87,263। जी हाँ, 3,287,263 स्क्वायर किलोमीटर्स। ये भारत का कुल क्षेत्रफल है। ये एरिया इतना बड़ा है कि पूरी दुनिया के कुल भूभाग का लगभग 2.42% हिस्सा अकेले हमारे देश में आता है ना कमाल की बात। और इसी विशाल क्षेत्रफल की बदौलत भारत दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश बन जाता है, रूस, कनाडा, अमेरिका, चीन, ब्राजील और ऑस्ट्रेलिया के ठीक बाद। भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित ये देश अपनी इस भौगोलिक स्थिति के कारण पूरी दुनिया में एक बहुत ही रणनीतिक और महत्वपूर्ण स्थान रखता है। चलिए अब जरा इन दूरियों को इमेजिन करते हैं। एकदम उत्तर में सियाचिन ग्लेशियर के पास इंदिरा कोल से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक की सीधी यात्रा, ये दूरी है 3,214 किलोमीटर। वहीं पूर्व से पश्चिम की चौड़ाई 2,933 किलोमीटर है, और हमारी स्थलीय सीमा पूरे 15,200 किलोमीटर लंबी है। और हाँ, इतने बड़े देश में समय की एक रूपता बनाए रखने के लिए 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर को हमारी मानक मध्याह्न रेखा यानी स्टैंडर्ड मेरिडियन माना गया है। अब भारत के इस एक्सट्रीम नॉर्थ से थोड़ा नीचे आते हैं, हमारे दूसरे भाग की तरफ, हिमालय और उत्तर का विशाल मैदान। भारत के उत्तर में एक विशाल प्राकृतिक किले की तरह खड़ा है महान हिमालय। ये दुनिया की सबसे नवीन और मोड़दार यानी यंग फोल्ड माउंटेन रेंज है। आपको पता है, इसका निर्माण करोड़ों साल पहले भारतीय और यूरेशियन प्लेट्स के आपस में टकराने से हुआ था। पश्चिम में कश्मीर से लेकर पूर्व में अरुणाचल प्रदेश तक ये 2,500 किलोमीटर से भी ज़्यादा दूरी में एक तलवार के आकार में फैला है। ये खास शेप इसीलिए बना क्योंकि हिमालय के पश्चिमी हिस्से के मुकाबले पूर्वी हिस्से पर दबाव कहीं ज़्यादा था। अब हिमालय के ठीक दक्षिण में एक और अद्भुत चीज़ है, उत्तर के विशाल मैदान। पर यहाँ एक बड़ा दिलचस्प सवाल उठता है। आप सोच रहे होंगे कि इतने ऊंचे पथरीले पहाड़ों के बिल्कुल बगल में होने के बावजूद ये मैदान धरती के सबसे उपजाऊ कृषि क्षेत्रों में से एक कैसे बन गए? इसका जवाब इनके बनने की कहानी में ही छिपा है। तो चलिए इसे कॉज एंड इफेक्ट वाली कहानी की तरह समझते हैं। लाखों साल पहले जब तेथीस सागर से हिमालय ऊपर उठ रहा था, तब उसके ठीक नीचे एक बहुत बड़ा गर्त या बेसिन बन गया। फिर समय के साथ क्या हुआ? हिमालय से निकलने वाली सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र जैसी सदानीरा नदियों ने अपने साथ लाए गए ढेर सारे जलोढ़ अवसादों को यानी सेडिमेंट्स को इस गर्त में भरना शुरू कर दिया। लाखों सालों तक ये प्रोसेस चलता रहा और नतीजा, वो गहरा बेसिन आज एकदम फ्लैट और अत्यधिक उपजाऊ जलोढ़ मैदान बन चुका है। करीब 7 लाख वर्ग किलोमीटर में फैले इस विशाल मैदान को मिट्टी और ढाल के आधार पर मुख्य रूप से 4 हिस्सों में बांटा गया है। सबसे पहले आता है भाबर, जो बिल्कुल शिवालिक की तलहटी में है। यहाँ बड़े बड़े पत्थरों के नीचे नदियाँ लगभग अदृश्य सी हो जाती हैं। फिर आता है तराई, एकदम नम और दलदली इलाका। उसके बाद बांगर, जो थोड़ी ऊंचाई पर मौजूद पुरानी जलोढ़ मिट्टी से बना है। और आखिर में है खादर,
यानी नदियों के बिल्कुल पास वाला इलाका, जहाँ हर साल बाढ़ के पानी के साथ नई और बेहद उपजाऊ मिट्टी की चादर बिछ जाती है। आइए अब थोड़ा और दक्षिण की तरफ चलते हैं, भाग 3 की ओर, विशाल प्रायद्वीपीय पठार। ये प्रायद्वीपीय पठार सचमुच भारत की भौगोलिक संरचना का सबसे पुराना और स्टेबल कोर है। 16 लाख वर्ग किलोमीटर के विशाल क्षेत्रफल में फैला ये त्रिकोणीय क्षेत्र भारत का सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश है। इसकी औसत ऊंचाई 600 से 900 मीटर के बीच है। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि इसका जो स्लोप है ना, वो सामान्य रूप से पश्चिम से पूर्व की तरफ है। यही वजह है कि दक्षिण भारत की कई बड़ी नदियां पश्चिम से निकलती हैं और पूर्व में बहकर बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती हैं। अब ये पूरा का पूरा पठार कोई एक सपाट मेज जैसा नहीं है। लाखों सालों की टूट-फूट और मौसमी बदलावों ने इस प्राचीन चट्टानी भूभाग को कई छोटे बड़े हिस्सों में बांट दिया है। अरावली, विंध्य और सतपुड़ा जैसी पर्वत श्रृंखलाओं से घिरे इस क्षेत्र में हमें कई अलग-अलग पठार देखने को मिलते हैं, जैसे मालवा का पठार, बुंदेलखंड, खनिजों से भरा पूरा छोटा नागपुर का पठार, उत्तर पूर्व में जाके मेघालय का पठार और इन सब में सबसे बड़ा दक्कन का पठार। और अब अरावली की पहाड़ियों से थोड़ा पश्चिम की ओर मुड़ते हैं, भाग 4, भारतीय मरुस्थल। थार मरुस्थल की कहानी असल में इन दो एक्सट्रीम चीजों के बीच का कॉन्ट्रास्ट है। एक तरफ है यहाँ की चरम जलवायु, जहाँ सर्दियों में पारा 0 डिग्री तक लुढ़क जाता है तो गर्मियों में 50 डिग्री पार कर जाता है, और बारिश साल भर में 150 मिलीमीटर से भी कम। वहीं दूसरी तरफ है यहाँ की अद्वितीय स्थराकृति। एक बेहद सरप्राइजिंग फैक्ट बताऊं, ज्यादातर लोगों को लगता है रेगिस्तान मतलब सिर्फ रेत, लेकिन नहीं। इस मरुस्थल का केवल 10% हिस्सा ही रेत के टीलों से बना है। बाकी 90% हिस्सा ऊबड़-खाबड़ चट्टानों और नमक की सूखी झीलों से भरा हुआ है। सोचिए, जो रेगिस्तान राजस्थान के 61% हिस्से को कवर करता हो, वहां पानी की क्या स्थिति होगी। यहाँ भूजल स्तर 30 से लेकर 120 मीटर की गहराई पर मिलता है। इतने भयंकर शुष्क वातावरण और बलुई दोमट मिट्टी के बीच लूनी ही एकमात्र ऐसी नदी है जो इस पूरे इलाके से होकर गुजरने की हिम्मत जुटा पाती है। ये इस विशाल मरुस्थल के सूखे और संघर्षपूर्ण जीवन की एक जीती जागती तस्वीर है। चलिए अब इस भौगोलिक यात्रा के अंतिम पड़ाव की ओर बढ़ते हैं, भाग 5, तटीय मैदान और द्वीप समूह। प्रायद्वीपीय पठार के दोनों किनारों पर आपको तटीय मैदानों की पट्टियां मिलेंगी। अगर हम इन्हें कंपेयर करें तो पश्चिम में अरब सागर से लगा हुआ किनारा काफी संकरा है, जिसकी चौड़ाई सिर्फ 10 से 80 किलोमीटर के बीच है। इसे हम कोंकण, कर्नाटक और मालाबार तटों में बांटते हैं। लेकिन इसके उलट पूरब में बंगाल की खाड़ी से लगा पूर्वी तटीय मैदान, जिसे उत्तरी सरकार भी कहते हैं, वो काफी चौड़ा है, लगभग 110 किलोमीटर तक। अब जरा स्क्रीन पर दिख रहे इस नंबर पर गौर कीजिएगा, 7,15,616.6 किलोमीटर। ये भारत की कुल तटरेखा की लंबाई है। ये वाकई एक अविश्वसनीय आंकड़ा है। आपके मन में सवाल आ सकता है कि क्या हमारी मुख्य भूमि का तट इतना लंबा है? तो जवाब है नहीं। ये आंकड़ा इतना विशाल इसलिए है क्योंकि इसमें समुद्र में दूर तक फैले हमारे विशाल द्वीप समूहों के तट भी शामिल किए जाते हैं। अब इस स्लाइड के बारे में जो बात वाकई बहुत दिलचस्प है, वो ये है कि हमारी सीमाएं सिर्फ मुख्य भूमि पर ही खत्म नहीं होती। बंगाल की खाड़ी में 572 द्वीपों का समूह है, अंडमान और निकोबार। इन दोनों को 10 डिग्री चैनल अलग करता है। और ध्यान रहे, यहीं पर भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट भी मौजूद है। दूसरी तरफ अरब सागर में नजर डालें तो वहां कोरल यानी मूंगे से बने 25 छोटे छोटे द्वीपों का समूह लक्षद्वीप है। ये दोनों ही द्वीप समूह भारत की इस भौगोलिक कहानी को एकदम कंप्लीट बनाते हैं। तो हमारी इस मैक्रो से माइक्रो भौगोलिक यात्रा के अंत में मैं आपको एक विचारणीय प्रश्न के साथ छोड़ना चाहती हूँ। हिमालय की आसमान छूती चोटियां, उत्तर के ये बेहद उपजाऊ मैदान, करोड़ों साल पुराना ये प्रायद्वीपीय पठार, वो सूखा थार मरुस्थल और ये खूबसूरत तटीय द्वीप, भले ही ये सब कितने अलग हैं, लेकिन ये सामूहिक रूप से एक साथ मिलकर भारतीय उपमहाद्वीप की जलवायु और पहचान को कैसे गढ़ते हैं। ये वो अनूठा भौगोलिक संतुलन है जो भारत को पूरी दुनिया में सबसे खास बनाता है। इस पर जरूर विचार कीजिएगा। आज के एक्सप्लेनर में बस इतना ही।